हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भव्यांश और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन फॉर सक्सेस। मैं आज आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। 125 तक की वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। आज हम 126वां प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं बिना देर किए हुए हम अगला प्रश्न 126वां। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो देखते हैं। बी आर अम्बेडकर, एम पी पायली, अलेक्जेंड्रोक्स और केसी हियर। तो दोस्तों ये जो कथन है वो केसी हियर का है। केसी हियर ने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला प्रश्न 127वां। निम्नांकित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? संघात्मकता मतलब एक सेंट्रलाइजेशन किया गया है, और ऐसा सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल हार्ड तरीके से, यानी कि जिसमें नरमी ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। तो देखते हैं क्या बी आर अम्बेडकर ऑप्शन है? बी आर सी ऑप्शन होगा, तो ये इन्हीं का कथन था। नेक्स्ट देखते हैं 128वां प्रश्न। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल है। संसदीय पद्धति की सरकार है, बिल्कुल है। संघीय नीति है, बिल्कुल है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, नहीं। तो यहाँ पर हमें देखना है नहीं होना चाहिए, भारतीय राजनीतिक पद्धति में नहीं होना चाहिए, और नहीं ये वाले हमारा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदात्मक सरकार है, गणतंत्रीय सरकार है, तो इसलिए राष्ट्रपति पद्धति हमारे यहाँ पर लागू नहीं होती। ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना 129वां प्रश्न। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? यहाँ भी देखना है जो एक नहीं है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, हमारे यहाँ पर जनता सर्वोच्च है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो देखो दोस्तों, ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ है, ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ है। सर्वोच्च शक्ति की बात कर रहा है, निर्वाचित प्रधान में हो, निर्वाचित प्रधान में होती है, यानी कि हमारे यहाँ नहीं वाला जो ऑप्शन है वो ये है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, यहाँ पर एक व्यक्ति में निहित नहीं होती। 129वां प्रश्न का है एक राजा के समान हमारे यहाँ पर शक्ति नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 130वां प्रश्न अपना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो देखते हैं ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। तो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 131वां। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हिरण, हाथी, शेर, बाघ। तो दोस्तों बाघ यहाँ पे ऑप्शन होगा, सी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 132वां प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, कमल, गेंदा, गुलाब। तो दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, एक आम क्वेश्चन है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, जो कमल है हमारा वो राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 133वां। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कोयल, हंस, कबूतर, मोर। तो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 134वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में के चक्र में कितनी तीलियां हैं? कितनी तीलियां हैं? तो 20, 22, 28, 24। तो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, हमारे यहाँ पर 24 तीलियां राष्ट्रीय ध्वज में दी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 135वां। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन कितने काल में होता है? काल का मतलब है समय से है, कितने समय में होता है? 50 सेकंड, 45 सेकंड, 55 सेकंड, 52 सेकंड। तो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 52 सेकंड में हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है। और यहाँ एक और बात देख लेते हैं, ये लॉन्ग तरीके से गाया जाता है जब शुरू से अंत तक गाया जाए, और यदि हम शॉर्ट तरीके से, छोटे तरीके से गाए तो 2 लाइन आगे वाली और 2 लाइन पीछे वाली, उसका समय होता है केवल 20 सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना
136वां प्रश्न। तो दोस्तों देखते हैं हम अपना 136वां प्रश्न। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है अनुच्छेद 1 में से लेकर के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है राज्यों का विवरण दिया हुआ है संविधान में, और जब तक संसद इनमें संशोधन नहीं करती है तब तक किसी भी राज्य का निर्माण, गठन, नाम में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा पूर्ण रूप से, कि नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत में, यह अभी मैंने बताया था पहले अनुच्छेद के अनुसार क्या होता है संविधान में, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, या राज्यों का संघ है। तो देखिएगा हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 1 में बोला गया है अ यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो राज्य हैं वो एक यूनियन में है भारत के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, राज्यों का संघ है संविधान के पहले अनुच्छेद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 138वां प्रश्न। भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है? संघ राज्यों का प्रशासन यानी कि यहाँ यूटी की बात करी है, यूनियन टेरिटोरी की बात हो रही है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपका पांडिचेरी, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तो ये जो है ये हमारे क्या है, यूटी हैं। अब एक बात और देखने वाली है, पहले हमारे यहाँ 7 यूटी थे, इस आज की डेट में हमारे यहाँ कितने यूटी हैं? 8 यूटी हैं। तो यहाँ पर बात की गई है संघ राज्यों के प्रशासक की, तो संघ राज्यों का प्रशासक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 139वां प्रश्न। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? यानी कि किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो देखिएगा 1 से लेकर के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो भी काम करेगी वो संसद करेगी, और संसद यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना 140वां प्रश्न। 140वां प्रश्न हमारा क्या है? यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो फिर वही बात आ गई, एक नए राज्य का सृजन करना है, कौन सी अनुसूची में होगा? तो देखिएगा हमने कितनी अनुसूची बताई थी पिछली वीडियो में, हमारी अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। पहले कितनी अनुसूची थी ये भी साथ के साथ बता दें, पहले 8 थी, आज की डेट में 12 हो गई हैं। अब क्या है, पहली अनुसूची राज्यों के विवरण से संबंधित है, तो जब भी नए राज्यों का गठन होगा तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 141वां प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो देखिएगा ये उस समय का प्रश्न है, संघ शासित का मतलब यूटी से बात हो रही है, यूनियन टेरिटोरी से बात हो रही है, केंद्रीय शासित प्रदेश से हो रही है। तो ये उस समय का प्रश्न था, लेकिन इसमें ऑप्शन है आज की डेट में कितने हैं? 8। आज की डेट में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 जो है राज्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 142वां प्रश्न। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? या केंद्र शासित प्रदेश के लिए बात की गई है, कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो देखिएगा अब सीट बढ़ गई हैं, पहले जो थी पहले सीटें 20 थी, अब सीट बढ़ गई हैं, उसी हिसाब से नया विवरण आ गया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना 143वां प्रश्न। दोस्तों ये थोड़ा सा फीड हो रखा है, देखते हैं फिर भी। राज्य पुनर्गठन आयोग में 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे? तो देखिएगा पूछा गया है 1 नवंबर 56 को भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित बनाए गए थे? तो दोस्तों 14 तो राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों, ये 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 144वां प्रश्न। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? दोस्तों वही बात आ गई जो मैं पहले बता चुका हूँ। भारत में कितने 28 तो राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये पहले के आंसर लिखे हुए हैं, आज का ताज़ा आंकड़ा ये है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ ये भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना 145, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो देखिएगा मोस्टली सभी का बदल गया है, केवल एक ऑप्शन था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी तक अपनी राजधानी का नाम नहीं बदला था, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में नाम बदला जाएगा और इसका नाम अमरावती हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिल्ली क्या है दोस्तों? दिल्ली एक राज्य है? नहीं, राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 147वां प्रश्न, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? सिक्किम को कब बनाया गया? देखिए दोस्तों 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, एक पूर्ण राज्य बना दिया गया था। नेक्स्ट 148वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तेलंगाना राज्य स्वरूप में कब आया? यानी तेलंगाना राज्य कब बना था? ये 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को या 2 जून 2014 को? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 149वां, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी कब? जब रामलल्लू थे एक, और वो 1953 में 53 दिन की ही अनशन के बाद भूख हड़ताल से मर गए थे। उस समय आनन फानन में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और ये गठन कब अस्तित्व में आया? ये गठन का रूप जो है 1956 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका गठन जो कर दिया था वो किया था 1953 में। लेकिन कहीं कहीं 1956 भी आता है, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जब दोनों हों तो क्रैश होने की संभावना रहती है। तो अब हम 1953 में जब आंध्र प्रदेश बना दिया था, जब दोनों ऑप्शन हो तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई अभी हमने पिछले सवाल में भी डिस्कस किया है, 1956 में गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? पहला राज्य कौन था? तो मैंने आपको बताया, अभी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 152वां प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? वही प्रश्न दूसरे रूप में पूछा है 1956 में। यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, जब दोनों ऑप्शन हो तो 1953 ऑप्शन होगा। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन पहले ही कर दिया गया था, जब रामलल्लू की मृत्यु हो गई थी 53 दिन के अनशन के बाद में। तो उसके बाद में इन्होंने फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया था, और उसके बाद में जो है 14 राज्य बनाए गए थे 1956 में। तो जब दोनों ऑप्शन हो तो हमारा 1953, ये भी हमें देखना होगा सवाल के अनुसार पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 153वां, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य किस वर्ष किया गया था, और राज्यों की बात कर रहा है तो कब किया गया था? 1956 में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 154, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? देखिएगा नागरिकता से संबंधित प्रश्न आ गए। यहाँ सबसे पहले एक देखने वाली बात है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 11 से लेकर के यहाँ देखते हैं एक सेकंड, अनुच्छेद 5 से लेकर के और अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन दिया गया है। अब ये भाग कौन सा है? ये भाग सेकंड है जो ये दिया गया है संविधान में। तो यहाँ देखते हैं भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत में इकहरी नागरिकता प्रदान की जाती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 155वां प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा नहीं? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। दोस्तों यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। देखिएगा ये भी यहाँ साथ के साथ जान लें, जो भारत में नागरिकता है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।
एक तो जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूभाग के सम्मिलित होने से, और एक है रजिस्ट्रेशन द्वारा। रजिस्ट्रेशन द्वारा यदि 5 वर्ष तक से पहले कोई रजिस्ट्रेशन कराता है और वो 5 वर्ष लगातार भारत में निवास करता है तो भारत को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी उसकी। एक है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण के संबंध में कितने वर्ष है? 10 वर्ष है। तो 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 156वां प्रश्न। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता, डबल नागरिकता, तो हमारे यहाँ पर जो है इकहरी नागरिकता है, कनाडा में भी इकहरी है, ऑस्ट्रेलिया में भी इकहरी। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक तो केंद्र की है, एक तो सेंट्रल की है और एक जो है स्टेट की है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूल अधिकार से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और दूसरा साथ के साथ ये भी देख लें यहाँ पर, ये अनुच्छेद 13 से लेकर के, मेनली तो 13 है, अनुच्छेद 13 से लेकर के और कहाँ तक दिया हुआ है? 35 तक दिया हुआ है। भाग 3 अनुच्छेद 13 से 35। 12 में दोस्तों, अनुच्छेद 12 में 12 है, लेकिन 12 में मेनली क्या है? 12 में तो एक परिभाषा दी गई है। मेनली जो देखा जाएगा वो यहाँ से देखा जाएगा, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि 12 से 35 दिया हुआ है। जो मेन है 12 में ऐसा कोई खास विवरण नहीं है, 12 में तो मूल अधिकारों के बारे में ही है। अब देखते हैं कि यह सवाल के अनुसार आंसर कौन सा होगा। मौलिक अधिकारों का सिद्धांत लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसको दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को नहीं दी गई, संसद को बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति को बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को दी गई है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 158वां प्रश्न। मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल सही। ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 158 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 159वां। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? दोस्तों वही आ गया प्रश्न, मैंने अभी पीछे भी बता चुका हूँ। 12 से कहाँ तक? 35 तक। और एक्चुअल में देखा जाए तो कहाँ से? 12 में और 13 में खास विवरण नहीं है, 14 से 35 तक। तो शुद्ध रूप में 12 से, तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 160वां। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधान सत्ता पर, यानी कि विधान सत्ता का मतलब क्या है? विधान सत्ता का मतलब है कि मूल अधिकारों पर कोई भी पूर्ण रूप से नियंत्रण लगा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी व्यक्ति विधि के कानून के सामने समान होंगे। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान होंगे, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसलिए क्या करता है? ये पूर्ण रूप से नियंत्रण लगा देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 161वां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो देखिएगा प्रश्न वही है, केवल पूछने का तरीका अलग है। मूल अधिकारों से संबंधित ही है। राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, यानी कि सरकार जो नियम और कानून बनाती है वो, ये याद रखो, अनुच्छेद 13 से बाहर नहीं बना सकती। अनुच्छेद 13 इस बात को कहता है मूल अधिकारों से असंगत विधि, यानी कि मूल अधिकारों को कम करने वाली विधियां जो होंगी वो क्या होंगी? शून्य होंगी, नील एंड अवॉइड होंगी, उनका कोई महत्व नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 162वां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? देखिएगा संविधान सर्वोच्च है, इस बात को कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ पर देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा 162 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना दोस्तों, देखते हैं हम अपना 163वां प्रश्न क्या कहता है। 163वां प्रश्न हमारा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया। यानी कि अनुच्छेद 15 को किसके अधीन किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। तो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखो, सबसे पहले हम समता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ठीक राइट होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 164वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। दोस्तों इसका उत्तर मैं पहले ही बता चुका हूँ, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 165वां प्रश्न, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? हाँ, ये बात देखी जाएगी। कानून के समक्ष समता बिल्कुल है, सामाजिक समानता बिल्कुल है, अवसर की समानता बिल्कुल है। देखिएगा, ये अनुच्छेद 14 है हमारा, ये अनुच्छेद हमारा 16 मान लेंगे इसे, और ये अवसर की समता अनुच्छेद 15 है, और आर्थिक समानता का कहीं भी विवरण नहीं दिया हुआ। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 166वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिएगा, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 से 24 तक है दोस्तों, 23 से 24 तक। अब यहाँ पर जिसका जो आंसर होगा बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसी भी बच्चे को कारखाने आदि में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 24 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 67वां प्रश्न, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? जो सीधा संबंधित है वो देखते हैं। तो अभी इसका हम पीछे भी बता चुके हैं पिछले सवाल में इसका विवरण, तो अनुच्छेद 24 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 168वां प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का, छुआछूत से संबंधित। तो दोस्तों ये छुआछूत से संबंधित जो है, ये अभी हमने पीछे बताई थी समता, समानता का अधिकार। तो ये समानता का अधिकार जो है, समानता या समता, समता, ये कहाँ था? अनुच्छेद 14 से 18 था, पिछले वाले सवाल में बताया। तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अस्पृश्यता का प्रावधान अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता से सीधा सीधा कोई भी अनुच्छेद नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो हमारा चौथा स्तंभ है, वो बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही होगा। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही ये हमारा प्रेस की स्वतंत्रता होती है। अब यह स्वतंत्रता की जब बात आ गई, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की, तो हम साथ के साथ देख लेते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद कहाँ तक, 14 से 18 तो वो हो गया हमारा। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक ये हमारा क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार है। और इस 19A फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 170वां प्रश्न, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, किंतु यह आज़ादी कहाँ दी गई है? तो यह आज़ादी मैं पीछे बता चुका हूँ बिल्कुल। इसका आंसर अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में, ये कह सकते हैं 19A फर्स्ट में इसका विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 171वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है? देखिएगा, ये कई बार हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। भाषण अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना दोस्तों, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है। फिर वही समाचार पत्रों के से संबंधित बात हो गई, तो हम समय न गवाते हुए ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 172वां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा से संबंधित संरक्षण का प्रावधान करता है? तो दोस्तों विदेश जब यात्रा से संबंधित है तो देखिएगा ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है जो 19 से 22 तक दिया हुआ है। और अनुच्छेद 21 जो है वो क्या है? जीवन जीने का अधिकार। तो विदेश यात्रा का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 174वां प्रश्न। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखते हैं यहाँ पर 19 फर्स्ट डी को यदि 21 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एकांतता यानी कि निजता का अधिकार, इसे क्या बोलते हैं? निजता का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। देखिएगा दोस्तों बहुत सारे हमारे मूल अधिकार अच्छे ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, पहले संविधान में इनका विवरण नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 175वां प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? जो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, देखिएगा सबसे पहले हम ये देख लें कि कहाँ अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और जब धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है तो अनुच्छेद हमारा यहाँ पर जो 25 है वो इस बात को कहता है जो सिख समुदाय है हमारा वो कृपाण धारण कर सकता है। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 176वां प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अभी पीछे भी बात कर चुके हैं हम, किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 177वां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ ये जान लें अनुच्छेद 29 और 30 जो है, अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। और अनुच्छेद 30 जो है वो इस बात को कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 178वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं? यानी कि चेंजमेंट की बात कर रहा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से किए जा सकते हैं? तो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकार भी परिवर्तित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 179वां प्रश्न अपना। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यायपालिका जो है हम वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहलाती है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो देखिए पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये एस चंद की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसका राज्य व्यवस्था भाग 3 कर रहे हैं हम। तो देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। तो 180वां प्रश्न देखते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? पहले बता चुके हैं हम। देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संरक्षक है मूल अधिकारों का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम अपना 181वां प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय आत्मा कहा है? तो देखिएगा स्पेशल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात हो रही है। तो कौन से अधिकार को कहा है? जो सांविधिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 है हमारा, अनुच्छेद 32 है, उसको हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 182वां प्रश्न। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमारी रिट कितनी होती हैं? 5 प्रकार की हमारी रिट होती हैं, जो
रिट कौन देखता है? न्यायपालिका देखती है, या तो हमारा सुप्रीम कोर्ट देखता है या हमारा हाई कोर्ट देखता है। अब हम यहाँ ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत देखता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट देखता है हमारा अनुच्छेद 126 के तहत। अब इस प्रश्न का आंसर देखते हैं हम कौन सा होगा। वो क्या बात कर रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो नंबर 1 की जो रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण की, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है और उसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 183वां। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऐसा वाद मीन्स केस होता है। ऐसा कौन सा केस है जिसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? दोस्तों वो पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ही बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हम आज 200 तक करेंगे तो थोड़े से प्रश्न और बचे हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? दोस्तों पहले ये बात जान लेते हैं हम। पहले जो मूल अधिकार होते थे जब संविधान लागू हुआ था कितने थे? 7। और वर्तमान में कितने हैं? 6। एक कौन सा काटा गया? एक अधिकार काट दिया। कौन सा? संपत्ति का। संपत्ति का। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। वो कैसा अधिकार है? विधि का अधिकार है। विधि का अधिकार है। विधि का। तो यहाँ पर इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर कौन सा होगा? 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों ये पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल सही होगा। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 में संशोधन करके एक अनुच्छेद बनाया 300 क, और वहाँ पर इसको विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 185वां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो दोस्तों पीछे भी बता चुके हैं हम, कानूनी अधिकार है वो आज की डेट में। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 186वां प्रश्न। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है, यानी कि वही बात आ गई अभी, संपत्ति के अधिकार को किस मौलिक अधिकार को संशोधन के तहत हटाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा मैं पीछे बता चुका हूँ कौन सा होगा, 44वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 187वां प्रश्न। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों बहुत बार बातचीत हमने संपत्ति के अधिकार की है, तो ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम अपना 188वां प्रश्न। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? तो संविधान कौन सा अधिकार नहीं देता है? पीछे भी हम कह चुके हैं, बहुत सारे डिस्कस किया है। समान आवास का, समानता का, धर्म पालन का, स्वतंत्रता का। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समान आवास प्रदान करने का अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 189वां। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा नहीं दिया गया? देखते हैं। देश के किसी भी भाग में बसने का, लिंग समानता का, सूचना का, शोषण का। देखिएगा दोस्तों ये सूचना का अधिकार जो है 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, संविधान के आरंभ में ये नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 190वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? जो सभी को प्राप्त है। विधि के समान संरक्षण, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षण संबंधी अधिकार। तो दोस्तों यहाँ जो है देखने वाली बात यह है, जो विधि के समान संरक्षण है वो सभी को प्रदान किया गया है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 191वां। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस बात का नहीं कर सकता?
विधि के समक्ष समता का, ये तो दिया गया, अभी ऊपर डिस्कस की है। जीवन जीने का, ये भी करेगा। धर्म की स्वतंत्रता का, ये भी करेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 192वां। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है उस अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये है अभिव्यक्ति यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी व्यक्तियों को नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? जो गैर नागरिकों को उपलब्ध है वो सभी को उपलब्ध है, ऐसा कौन सा है? तो देखते हैं, अभिव्यक्ति का, देश के किसी भूभाग में घूमने बसने का, संपत्ति का, संवैधानिक निराकरण का। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो सभी को प्राप्त है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 194वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 14-15-16, अनुच्छेद 14 और 16। तो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जो EWS की श्रेणी को संसद द्वारा बनाया गया है वो अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत ही बनाया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? तो दोस्तों अवसर की प्रतिभूति का मतलब है नौकरियों में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे कोई छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे ऊंच नीच, चाहे धनी है, चाहे निर्धन है। तो यहाँ ये बात जो बोली गई है वो अनुच्छेद 15 में बोली गई है, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 196। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किस बात की मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की, भाषाई अल्पसंख्यकों की, धार्मिक और निर्जातीय। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो केवल धार्मिक और भाषाई आधार पर संविधान अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 197वां। 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ष के बच्चे के लिए सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों ये पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो क्या है? वो एक मूल अधिकार, शिक्षा जो है एक मूल अधिकार बना दिया गया है। प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य है कि अपने 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 198। निम्न में से एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। किसी देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार हो सकता है। दोस्तों देखते हैं आगे इसमें और क्या है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण का अधिकार? बिल्कुल नहीं हो सकता। वृत्ति उपजीविका का अधिकार? नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार जो है यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, पारसियों को? तो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, पारसियों को हिंदू शब्द के अंतर्गत संविधान नहीं शामिल करता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी अभियुक्त के स्वयं को किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया? तो देखिएगा अनुच्छेद 20 दोस्तों ऐसा है, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करता, और उसका एक सब सेक्शन है सी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपना 201वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं सब अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? सब अभिशंसन का मतलब है स्वयं गवाही प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन होगा, हमने जो ऊपर डिस्कस किया है, डी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 20 ऐसा ऑप्शन है। दोस्तों लास्ट प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, बहुत अच्छा प्रश्न है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है वो 1976 में पारित किया गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों लास्ट प्रश्न वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया, यानी कि जो अभी हमने पहले बताया था, जो अनुच्छेद 23 और 24 हैं, और उस बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेद 24 है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इस प्रश्न के अनुसार क्या ऑप्शन है। उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया भारत के संविधान द्वारा, बिल्कुल। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, बिल्कुल। दोस्तों इस निर्णय में ये बताया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कठिन कार्य में नहीं लगाया जाएगा, और यदि उसे कार्य में लगाया भी जाएगा तो उसे बीच में 2 घंटे के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो ये भी बाल श्रम से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।